सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि मेरा नर्वस सिस्टम का पार्ट सेकंड है, यानी कि कौन सा है, तो पार्ट टू है। मैं आप लोग को ऑलरेडी पार्ट वन कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले पार्ट टू के बारे में। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जो कि यूट्यूब पे। ठीक है ना? जैसे कि आप लोग बैच ले रखे होगी किसी के ऑनलाइन के पास, जो यहाँ पे आप लोगों को पीपीटी के फॉर्म में लाइक नोट्स देता होगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप लोगों को, यानी कि जो टेस्ट या क्वेश्चन प्रोवाइड कर, उसी टाइप से मैं आप लोगों को कंप्लीटली थ्योरी बेस में आप लोगों को क्लास देता हूँ। प्रॉपर नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और आप लोग को मैं 2000 प्लस में आप लोगों को टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जब आपका एग्जाम से 2 महीना पहले मैं अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा। ठीक है ना? प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ना कोई दिक्कत ना कोई टेंशन। ठीक है ना? मैं खुद लूंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस में बायोलॉजी का क्लास, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बायोलॉजी का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि 6:30 बजे से रोज डेली बेस क्लास आप लोग को होता है। ठीक है ना? एज ए नर्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़िए, और मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग अच्छे से डेली बेस क्लास करते हैं, तो आप लोग को बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में कोई भी एक नंबर काट नहीं सकता है। ठीक है ना? उतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, यदि आप लोग डेली बेस क्लास करते हैं, तब नहीं करते तो उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चलिए, इसीलिए आप लोग डेली बेस क्लास ज्वाइन कीजिए और डेली पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है ना? और आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को क्लास में ही लर्न कराऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं इतना बार रिपीट ही करता हूँ एक टॉपिक को, तो ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो ही जाएगा। ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? नर्वस सिस्टम, लेकिन पार्ट टू है। पार्ट वन मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बताइए कि कल जो हम लोग आपको नर्वस सिस्टम पार्ट वन में पढ़ाए थे कुछ, तो उसका मैं थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है ना? उसको समराइज करता हूँ। तो मैंने कल पढ़ाया था कि जो मेरा नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम आप लोग समझते हो किसको बोलते हैं? यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है, वो सबसे स्पेशल है। क्या है ये? पता है नर्वस सिस्टम क्या है? यानी कि ये स्पेशल सिस्टम होता है। क्या है ये? हमारे बॉडी का ये स्पेशल सिस्टम होता है, और जो कि मेरे कंट्रोल करता है, किसी बॉडी को वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट्स करता है। ठीक है ना? अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का एक स्पेशल सिस्टम होता है, जो कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी को अदर सिस्टम का। ठीक है ना? इसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो नर्वस सिस्टम क्या है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसके वर्क क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टैटिक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या कहता है, मेरे बॉडी को जो इंटरनल, जो मेरे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन जो भी प्रेजेंट है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? तो ये सब कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है मेरा, वो नर्वस सिस्टम ही करता है। किससे करता है? तो नर्वस सिस्टम करता है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो नर्वस सिस्टम इट मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑटोमेटिक, मैं आप लोगों को ये बता ही चुका हूँ। इसके बाद मैंने कहा कि जो नर्वस सिस्टम क्या है, मेरे बॉडी को सबसे फास्टर सिस्टम है। यानी कि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे बॉडी का सबसे फास्टर सिस्टम कौन सा है, तो नर्वस सिस्टम है। कौन सा भाई? तो हमारे बॉडी का सबसे फास्टर सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम। यहाँ से एक इंपोर्टेंस क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम कितने मीटर पर सेकेंड से इम्पल्स को ट्रांसमिटेट करता है। ठीक है ना? हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, वो कितने मीटर पर सेकेंड से जो भी इम्पल्स होता है, इम्पल्स को ट्रांसमीटर करता है, तो 125 मीटर पर सेकेंड से कोई भी इम्पल्स आता है आपके बॉडी में जनरेट होता है, आपको तुरंत आपको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो वही नर्व सेल कर रहा है। कौन कर रहा है? तो वही नर्व सेल से ही कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसे बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के ब्रेन में कैसे जा पाता है इम्पल्स, ये सिग्नल? तो आप लोग आंख से देखते हो, विजुअलाइज करते हैं। इसके बाद इसको 125 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि रफ्तार से इम्पल्स को मेरे ब्रेन तक वो पहुंचा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ट्रांसमिटेड कर रहा है। ठीक है ना? तो कौन कर रहा है? तो वो नर्व सेल कर रहा है। ठीक है ना? उसके बाद मैंने कहा क्या, जो मेरा नर्वस सिस्टम जो होता है, यानी कि ये 2 सेल से बना होता है। कितने सेल से बना होता है? तो नर्वस सिस्टम है 2 सेल से बना होता है। एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोलॉजिया सेल। ठीक है ना? इस न्यूरॉन्स में मैंने क्या कहा है, तो न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, जो कि मेरा नर्वस सिस्टम का। ठीक है ना? न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट मेरा नर्वस सिस्टम का होता है। इसके बाद मैंने कहा क्या, न्यूरोलॉजिया क्या है? तो न्यूरोलॉजिया जो है, न्यूरोलॉजिया वो नोट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसीलिए हम इसको नॉन पैरेलल कैमल सेल के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं?
तो नॉन पैरेलल काइमल सेल के नाम से किसको हम जानते हैं? न्यूरोलॉजिया को। और पैरेलल काइमल सेल के नाम से किसको जानते हैं? तो हम लोग न्यूरॉन्स को जानते हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा कि न्यूरॉन्स क्या आता है? वो इलेक्ट्रिक इंपल्स का वो जनरेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और ये एक्सिटेबल सेल होता है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजिया क्या होता है? इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होता है, कोई भी चीज इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद मैंने क्या कहा था? नेक्स्ट पॉइंट था कि जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन जो टाइप है, न्यूरॉन जो पार्ट है, इस न्यूरॉन्स में आपका सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। इसी कारण मेरे न्यूरॉन्स में सेल का डिवीजन नहीं होता है। और जो मेरा न्यूरोलॉजिया होता है, न्यूरोलॉजिया में मेरा क्या होता है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिया में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। वही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? आपका इसमें सेल का डिवीजन होता है। किस में होता है? तो न्यूरोलॉजिया में होता है। तो आप लोग जब भी आपको दिमाग में आए कि ब्रेन ट्यूमर, तो ब्रेन में ट्यूमर में कौन सी सेल में होगा ट्यूमर? तो न्यूरोलॉजिया सेल में, यानी कि न्यूरोलॉजिया सेल होता है, उसी में आपका ब्रेन ट्यूमर होता है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा हो जाएगा? तो ग्लाइमा मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर होता है, जो कि आपका न्यूरोलॉजिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने जो कि आपका न्यूरॉन्स को डायग्राम ऑटोमेटिक बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं बोला था कि जो न्यूरॉन्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेंड्राइट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इस आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो एक्सॉन के बारे में। तो बताइए कि इफ और आर यू रिमेंबर, यानी कि सभी को समझ में आ गया कि मैंने इसे बिफोर क्लास में क्या क्या पढ़े थे? मैं आपको सारा कुछ इसमें छोटे से ओवरव्यू दे चुका हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो एक्सॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बता? तो एक्सॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्सॉन के बारे में, एक्सॉन होता क्या है? तो एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। एक्सॉन क्या है? मेरे न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और यदि मैं बात करूँ एक्सॉन का लेंथ के बारे में, तो 1 मीटर मोटा न्यूरॉन्स होता है। और एक्सॉन क्या होता है? तो एक्सॉन एक प्रिंट फॉर्म का होता है, जो कि वे एक्सॉन एराइज करता है किसको? ऑल द बॉडी ऑफ स्वेलिंग विद पोर्शन ऑफ प्रेजेंट विथ नॉन एज द हेलिकोज। क्या होता है? हेलिकोज। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो इट इज द पार्ट ऑफ द सेल बॉडी। ये किसके पार्ट है? वो मेरे सेल बॉडी का पार्ट है। इसके बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेलिकोज एंड इज नॉन एज इनिशियल सेगमेंट। मैं आप लोग को न्यूरॉन्स में बताया था कि मैं देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये न्यूरॉन है, क्या है? ये न्यूरॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? तो यहाँ पे मैंने बोला था कि एक यहाँ पे क्या होता है आपका हिलोक्स होता है। क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हिलोक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हिलोक्स होता है। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इसी ये आपका सेल बॉडी हो जाएगा, ये आपका डेंटास, और ये आपका एक्सॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाइएगा, जो फर्स्ट क्लास नर्वस सिस्टम को मैं करा था उसमें मैं कंप्लीटली डायग्राम बना चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आज एक्सॉन के बारे में बात डिस्कस करा हूँ। तो एक्सॉन में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सॉरी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट मेरा आपका डेंट क्या हो जाएगा बताओ? सबसे लार्जेस्ट पार्ट न्यूरॉन से कौन हो जाएगा? तो लार्जेस्ट पार्ट मेरा सेल बॉडी हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट पार्ट मेरा आपका एक्सॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि ये जो एक्सॉन जो होता है, ये न्यूरॉन्स का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। सभी को क्लियर? यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सॉन का सॉरी न्यूरॉन्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो एक्सॉन आपको लगाना है। ये 1 नंबर क्वेश्चन में ही आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैंने क्या कहा था? इसके बाद मैंने ये कहा कि जो द लेंथ ऑफ एक्सॉन की एक्सॉन का लेंथ के बारे में बात करता हूँ, तो आपका 1 मीटर मोटा न्यूरॉन्स होता है। कितना होता है? 1 मीटर मोटा न्यूरॉन्स। तो आप लोग लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ एक्सॉन में बी अप टू 1 मीटर मोटार न्यूरॉन। कितना हो जाएगा? 1 मीटर मोटार न्यूरॉन्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या और अगला नेक्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ? तो
देखिए आप लोग, जो मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फुल्ली डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम में आप लोग को यहाँ पे फुल्ली डिटेल्स में मैं आपको एक बार कंप्लीट करा देता हूँ। इसके बाद हमको जो मेन मेन पॉइंट लिखना है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मैं आप लोगों को पहले कंप्लीट करा देता हूँ नर्वस सिस्टम अच्छे से। इसके बाद इसमें से मेन मेन पॉइंट जो मैं शॉर्ट नोट्स बना के रखा हूँ, इस शॉर्ट नोट्स को मैं आपको यहाँ पे मेंशंस कर दूंगा, बता दूंगा शॉर्ट्स में, जो कि यहीं से क्वेश्चन आप लोग को नर्वस सिस्टम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं आप लोग को वो लास्ट में, जब मेरा एक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग को वो नोट्स भी मैं आप लोग यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो एट द प्रिंट फॉर्म हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोग को हिंदी में ही हर चीज पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं आप लोग यहाँ पे इंग्लिश बता रहा हूँ। आप लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी से यदि आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि नर्सिंग जब आप लोग फील्ड में जाओगे तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश में ही है, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। इंग्लिश में ऐसा ऐसा जो कॉलेज होता है वहाँ पे आपको इंग्लिश में लेक्चर देता है, तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप लोग अभी से इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा आगे चल करके। क्योंकि हम लोग जब नर्सिंग में एडमिशन लिए थे तो हम लोग भी हिंदी मीडियम से थे, बट अब तो ऐसा नहीं है। अब कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे हर चीज आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए बहुत दिक्कत आता है, तो आप लोग अच्छे से पहले इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में ही पढ़िए, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, ठीक है ना। ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे खासा आप लोग, ठीक है ना, सीख भी जाओगे। चलिए, एट द प्रिंट फॉर्म वेयर द एग्जाम वेयर द एग्जाम where the exon arises from the all body of swelling with portion and present which is known as axon helix. It is a part of cell body। यानी कि ये पॉइंट में कह रहा है कि एट अ प्रिंट फॉर्म ऑफ वेयर एक्सॉन एराइज फ्रॉम ऑल बॉडी ऑफ स्वेलिंग विद पोर्शन ऑफ प्रेजेंट विच इज नॉन एज एक्सॉन। यानी कि जो आपका जो एक्सॉन होता है, ठीक है ना, एक्सॉन होता है, क्या होता है, एक वीड पोर्शन होता है जो कि एराइज फॉर्म किससे होता है, सेल बॉडी का होता है, जो कि स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये एक्सॉन हेलिक होता है, उसके पास क्या होता है, तो वो प्रेजेंट होता है। इट इज पार्ट ऑफ द सेल बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ सेल बॉडी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आप लोग ये आज पढ़ लीजिएगा नर्वस सिस्टम को। तो आप लोग जब बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में जाएगा ना, तो आप लोग को वहाँ पे नर्वस सिस्टम चैप्टर है ना, वहाँ पे आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा, यदि आप लोग आज अच्छे से पढ़ लोगे तब, ठीक है ना। चलिए लिखिए, द इसमें द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन hillock and known as initial segment क्या है, इनिशियल सेगमेंट। एट द इनिशियल segment the maximum number of sodium channels are present, so maximum number of electrical impulse
सो मैक्सिमम नंबर ऑफ electrical impulse occurs of initial segment, so it is also known as so it is so it is also known as trigger जोन इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिगर जोन्स। यानी कि ये क्या मैंने कहा, तो इस पॉइंट में ये कह रहा है कि जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्जॉन हिलोक्स आप लोग को पता होगा। एक्जॉन हिलोक्स किसको बोलते हैं, न्यूरॉन्स में आप लोग को बताया था ना। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें तो नहीं होगा ये। चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना, इसी में समझ आएगा आप लोग। देखिए मैं आप लोग को जब न्यूरॉन्स जब बनाए थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने एक बताया था कि यहाँ पे होता है एक्जॉन हिलोक्स। क्या होता है यहाँ पे, एक्जॉन हिलोक्स, ठीक है ना। इसके ऊपर में होता है ना, इसके ऊपर में यहाँ पे बनाते हैं गोला ऐसे करके। फर्स्ट में पार्ट में आप लोग बनाइए कि एक्जॉन हिलोक्स, इसके नीचे में ये होता है आपका इनिशियल सेगमेंट, जिसको हम लोग ट्रिगर जोन के नाम से जानते हैं, ट्रिगर जोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताया था जो कि फर्स्ट पार्ट में एक्सॉन्स में, तो वही बोल रहा है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन हिलोक्स इज आल्सो नोन एज इनिशियल सेगमेंट। यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट जो आपका एक्सॉन हिलोक्स है उसको हम लोग इनिशियल सेगमेंट के नाम से जानते हैं, इनिशियल सेगमेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है यहाँ पे आपका जनरेट होता है, जो कि इसको हम लोग इनिशियल सेगमेंट पे होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिगर जोन। इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, तो ट्रिगर जोन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को इस सिर्फ आप ये दिमाग में बैठाइए कि जो आपका एक जॉन का जब एक जॉन हिलोक्स होता है वहां पे क्या होता है, ट्रिगर जोन इसके नीचे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगर जोन। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है। जो सोडियम चैनल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये इंपल्स को फॉर्मेशन करने के लिए, इंपल्स को जनरेट करने के लिए, यानी कि जनरेट करने के लिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंपल्स का जो जनरेट होता है कहाँ पे होता है बताओ, तो आपका एक्सॉन हिलोक्स में बताते हैं। यानी कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बताऊं कि फर्स्ट क्लास में कि सबसे सोडियम पोटासियम का चैनल होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, जरा आपका एक्सॉन हिलोक्स के पास में। और वहीं पे आपका नीजस ग्रेन्यूल्स भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कि द एक्सॉन इज कवर्ड बाय the axon is covered by a membrane। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा। यानी कि जो एक्सॉन के ऊपर में जो मेम्ब्रेन्स होता है, जो एक्सॉन आपका कवर होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एक्सोलेमा मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक्सोलेमा मेम्ब्रेन्स के नाम से किसको हम लोग जानते हैं, तो एक्सॉन का जो सबसे कवर होता है, ऊपर की जो पार्ट होता है, यानी कि कोई चीज का जो कवर होता है ना, जैसे हम लोग का जो स्किन से कवर है मेरा अंदर का पार्ट, तो उसी प्रकार एक्सॉन का जो अपर अपर पार्ट क्या होता है, आपका जो कवर होता है, उस कवर का नाम क्या है, आपका एक्सॉन लेमा नाम है। क्या नाम है, एक्सॉन लेमा नाम। इसके बाद क्या है कि एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल ब्रांचेस। यानी कि जो एक्सॉन का जो सबसे नीचे का पार्ट जो मैं आप लोग को बताया था कि ये सेनोपियन नोब होता है, सिनेप्टिक बॉटम होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका सिनेप्टिक वेसल प्रेजेंट होता है, जिसमें केमिकल क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, जो कि अदर न्यूरॉन्स को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इंपल्स जो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, बताया था ना। हाँ याद कीजिएगा। तो यही वो इसमें कह रहा है कि जो टर्मिनल इसमें क्या कहना है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द टर्मिनल पार्ट
at the terminal part of axon divided into many small branch that are known as टीलोडेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्राइट्स। ठीक है ना? क्या करें इसमें कि जो आपका जो एक्सॉन्स का जो कि इसका टर्मिनल होता है वो मेनी पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो टीलोडेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। चलिए मैं आपको एक्सॉन का इमेज फिर से बना ही देता हूँ, ठीक है ना? दोबारा मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है ना? अच्छे से बनाओ। चलो आज मैं फिर बनाता हूँ, जो भी स्टूडेंट को छूटा हो वो अपना दोबारा बना लेगा। चलिए ठीक है ना? पहले आप लोग इसको मैं बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है? चलिए चलिए तो ये जो मैं सबसे ऊपर का जो पार्ट आप लोग देख रहे होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है ना? जो अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस, ठीक है ना? न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो आपका इस जो होता है आपका इसमें नीजस ग्रेन्यूल्स, इसमें आपका हो जाएगा नीजल्स ग्रेन्यूल्स, नीजेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना? इसी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेल बॉडी, सेल बॉडी, इसी को हम लोग सोमा के नाम से भी जानते हैं, और पेरिकैरियन, पेरिकैरियन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसमें न्यूक्लियस प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के ऊपर में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस प्लाज्मा। न्यूरोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसके बाद मैंने कहा था एक्सॉन हेलिकोज कहाँ पर रहा है? तो एक्सॉन जो हेलिक्स जो आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे होता है, ये आपका होता है एक्सॉन हिलोक्स, ये आपका एक्सॉन हिलोक्स हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद मैंने कहा था एक्सॉन का जस्ट नीचे का पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल सेगमेंट। याद कीजिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो गैप इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल सेगमेंट, इनिशियल सेगमेंट। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ट्रिगर जोन। किस नाम से? तो ट्रिगर जोन, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर जोन, ठीक है ना? इसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे जो आपका जो ग्रीन कलर के उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है ना? और आप जो माइलिन शीथ का जो अपर लेयर होता है किसको बोलते हैं? इसको हम लोग स्वॉन सेल।
इसके ऊपर में जो एक होता है आपका एक श्वान सेल प्रेजेंट होता है, श्वान सेल, राइट। ये जो इसके बाद आपका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं हम एक्सॉन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन। और ये एक्सॉन, दो एक्सॉन के सॉरी दो मेलन शीट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका, तो सोडियम और पोटासियम का चैनल्स किसमें, तो बट इसमें नोड ऑफ रेनवियर होता है ना, ठीक है ना, क्या होता है पता है आप लोग को, हाँ ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा आपका सोडियम और पोटासियम का चैनल प्रेजेंट, सोडियम और पोटासियम का चैनल होता है प्रेजेंट, ठीक है ना। और ये जो आप लोग देख रहे होंगे इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है ना। और ये जो आप लोग देख रहे होंगे जो इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक, साइनेप्टिक नोब, या इसी को हम लोग बॉटम भी बोल सकते हैं, सिनेप्टिक बॉटम, ठीक है ना। उस सिनेप्टिक बॉटम के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है आपको, तो सिनेप्टिक वेसल्स, कहाँ पे होगा, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिनेप्टिक वेसल, सिनेप्टिक वेसल्स, ठीक है ना। तो ये आपका एक न्यूरॉन्स का कंप्लीट डायग्राम है। तो इसी के बारे में हम लोग सारा डिफाइन करता हूँ आगे। तो मैंने आपकी क्या पढ़ा था बताओ, तो मैंने ये पढ़ा था कि जो एक्सॉन इज द कवर बाय ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एक्सॉन लेमा, यानी कि जो आपका एक्सॉन है, ये जो आपका एक्सॉन है, ये आपका जो एक्सॉन है ना, ये जो एक्सॉन जो कवर होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं, एक्सोलेमा से आपका एक्सॉन कवर होता है। और एक्सॉन के अंदर में जो आपका जो केमिकल प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन प्लाज्मा, क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन प्लाज्मा। एक्सॉन प्लाज्मा किसके अंदर हो जाएगा, आपका एक्सॉन के अंदर में आपका एक्सॉन प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये पॉइंट मैंने क्या कहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, देखिए ये पॉइंट है कि एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेज दैट आर नॉन एज टीलोडेंड्राइट्स, यानी कि जो आपका ये जो एक्सॉन का पार्ट जो आप लोग देख रहे होंगे टर्मिनल पार्ट है, जो कि बहुत सारा ब्रांचेज में डिवाइड, ठीक है ना, दिख रहा है ना, बहुत ब्रांचेज में डिवाइड होता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो टीलो डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको अच्छे से अब समझ गए होंगे क्योंकि मैं डायग्राम बना दिया हूँ, ठीक है ना। इससे पहले समझ में नहीं आता होगा, अब तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टीलो डेंड्राइट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गए टीलो डेंड्राइट किसको बोलते हैं, तो टीलोडेंड्राइट इसको बोलते हैं जो एक्सॉन का जो पार्ट होता है बहुत सारा पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ब्रांच में होता है, इसको हम लोग टीलोडेंड्राइट के नाम से जानते हैं, राइट। सभी को क्लियर अच्छे से बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं, और जो कि द टीलोडेंड्राइट्स मेड ऑफ अराउंड सेप बॉडी विच इज अराउंड नॉर्मल टर्मिनल बॉटम, मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये टीलोडेंड्राइट्स हैं। टीलोडेंड्राइट्स के क्या होता है आपका, इसके अराउंड जो शेप होता है बॉडी शेप का होता है, जो कि इसमें बहुत सारा टर्मिनल बॉटम होता है। देखिए मैं लिखा हूं ना यहाँ पे टर्मिनल बॉटम, और इस टर्मिनल बॉटम के अंदर में क्या होता है आपका सिनेप्टिक नोब, देखिए क्या आपका ये सिनेप्टिक नोब है, और सिनेप्टिक नोब के अंदर में क्या होता है आपका सिनेप्टिक वेसल्स बहुत सारा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आगे कि द टीलोडेंड्राइट्स, द टीलोडेंड्राइट्स make around shape body which are known as टर्मिनल बॉटम, टर्मिनल बॉटम या सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल बॉटम या सिनेप्टिक नोब के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम क्या, कि इन द टर्मिनल बॉटम, इन द टर्मिनल बॉटम या सिनेप्टिक नोब
synaptic knob, there are a small fluid filled, यानी कि फिल मतलब भरा होता है। फील्ड मतलब क्या होता है आपका, ये स्मॉल फील्ड से ये भरा होता है, जो कि एक कैविटी में, किसमें, कैविटी में। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉन एज साइनेप्टिक वेसल, साइनेप्टिक वेसल, साइनेप्टिक वेसल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद और क्या लिखूंगा कि दो साइनेप्टिक वेसल आर फील्ड बाय द न्यूरोकेमिकल्स मैसेंजर विच आर नॉन एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। द साइनेप्टिक vessel are filled up by neurochemical messenger which are known as neurotransmitter, क्या हो जाएगा, तो विच आर नॉन एज न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि दीज सिनेप्टिक वेसल्स आर फिल्ड अप बाय न्यूरोकेमिकल मैसेंजर विच आर नॉन एज न्यूरो ट्रांसमीटर, इसको हम बोलते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर में कौन कौन सा केमिकल आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे जो केमिकल एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, एसिटाक्लोरीन, एसिटाक्लोरीन, ACH, और क्या लिख सकते हैं, तो इपी, क्या लिख सकते हैं बताओ, इपिनॉर्फिन, इपिनेफ्रिन, और हो जाएगा गाबा। गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, क्या हो जाएगा, गाबा, यानी कि गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, तो गाबा का फुल फॉर्म हो जाएगा गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग लिख ले होंगे अच्छे से, सभी को क्लियर है, बताइए। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग। और हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सॉन के बारे में, तो एक्सॉन जो होता है बना किस किस का होता है बताओ, ये तो नहीं है ना, मतलब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैलिन शीथ जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर्स होता है, डायमीटर्स कितना होता है, मैलिन शीथ आपका 1 माइक्रोमीटर्स ऑफ डायमीटर्स होता है, ठीक है ना। तो लिखिए, देखिए जो नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा बहुत, और जो मैं आप लोग स्पेशल जो पढ़ाऊंगा वन शॉट क्लास में, वो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं आप लोग को नॉलेज के लिए नर्वस सिस्टम इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आप लोग को पढ़ाता नहीं, ठीक है ना। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नॉलेज हो सके नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद मैं आप लोग को वन शॉट क्लास लूंगा नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, 100% फंसेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आप ऑन द एक्सॉन, on the axon at the regular interval, a phospholipid और लिपोप्रोटीन made membrane is present which is known as myelin sheath,
मैलिन शीट क्या हो जाएगा? मैलिन शीट। यानी कि ये पॉइंट कह रहा है कि ऑन द एक्सॉन at the regular interval of phospholipid and lipoprotein and the membrane made of membrane is present which is known as myelin sheath। यानी कि जो आपका एक्सॉन का जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो कि सॉरी ऊपर लेयर नहीं होगा, एक्सॉन क्या होता है? इंटरवल होता है, इसके पार में जो कि लिपोप्रोटीन और जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है, वो एक मेम्ब्रेन्स आपको ऊपर में देखने को मिला होगा। ये मेम्ब्रेन्स आप लोगों को देखने को मिला एक्सॉन के ऊपर में, जो कि मैलिन शीथ। ये जो मैलिन शीट होता है वो किसका बना होता है? तो लिपोप्रोटीन का बना होता है, प्लस में आपका फॉस्फोलिपिड। यानी कि फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन जब आपस में मिलता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है? आपका मैलिन शीट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि लिपोप्रोटीन और जो फॉस्फोलिपिड होता है वो दोनों के मिला के आपको मैलिन शीट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, द स्वान सेल इज कवर्ड। ये स्वान सेल है ना, ये कहाँ गया? ये देखिए, ये स्वान सेल है ना, ये स्वान सेल कहाँ गया भाई? स्वान सेल है ये रहा स्वान सेल। ये स्वान सेल के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो आपका एक्सॉन का मैलिन शीट का जो अपर जो एक स्वान सेल प्रेजेंट होता है, कौन सा हो गया? स्वान सेल। स्वान सेल। द स्वान सेल इज कवर्ड बाय द स्वान सेल इज covered by a membrane which is known as neurolema। So neurolema is absent central nervous system and neural omis present प्रेफियल नर्वस सिस्टम। यानी कि सीएनएस का मतलब होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है आपका प्रेफियल नर्वस सिस्टम। यानी कि एक पॉइंट कह रहा है कि द स्वान सेल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज न्यूरोलेमा। यानी कि जो स्वान सेल होता है वो एक कवर होता है किससे? एक मेम्ब्रेन से। यानी कि स्वान सेल एक आपका मेम्ब्रेन से कवर होता है, जो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या? आपका न्यूरोलेमा नाम है। क्या नाम है? न्यूरोलेमा। और ये न्यूरोलेमा जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और न्यूलाई और ओमिस जो होता है आपका प्रेजेंट आपका प्रेफियर नर्वस सिस्टम में। किस में हो जाएगा? तो प्रेफियर नर्वस सिस्टम में। तो बताइए कि न्यूरोलेमा किस में एब्सेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और न्यूरोलाई ओमेसिस जो होता है आपका प्रेजेंट होता है आपका प्रेफियर नर्वस सिस्टम में। इज दैट क्लियर? श्योर दिस पर्सन? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लिखिए कि द माइलिन शीथ इज मेजर्ड अबाउट myelin sheath and measure about 1 micrometer in diameter भी लिख सकते हैं, diameter 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। यानी कि जो आपका मैलिन शीथ होता है वो आपका 1 माइक्रोमीटर इन और डायमीटर्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि in between the myelin sheath space organs are present which is known as gap myelin sheath node of Ranvier
रेनवियर। मैं आपको ऑलरेडी कहा हूँ कि जो आपका जो माइलिन शीथ, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए माइलिन शीथ है, तो दो माइलिन शीथ के बीच में, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में कुछ ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या आपका नोड ऑफ रेनवियर। और इसी नोड ऑफ रेनवियर के बीच में जो गैप होता है, उसी नोड ऑफ रेनवियर गैप में आपका सोडियम और पोटासियम का चैनल प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया कि दो माइलिन शीथ के बीच में जो आपका स्पेस होता है, उस स्पेस में आपका जो कि एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसका नाम है आपका नोड ऑफ रेनवियर। क्या नाम है भाई? तो नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पॉइंट अब क्या लिखिएगा, बहुत हो जाएगा। चलिए आप मैं आप लोगों को बता दूं कि फंक्शन ऑफ मैलिन शीथ, यानी कि मैलिन शीथ का फंक्शंस क्या क्या होता है। ठीक है ना। चलिए तो लिखिए फंक्शन ऑफ मैलिन शीथ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर, एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो लिखिए फंक्शन ऑफ मैलिन शीथ, ये आपका हेडिंग है। फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा हूं कि जो वन एक माइलिन, जैसे कि मान लीजिए एक माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ ऐसा होता है। ठीक है ना, ये मेरा आपका माइलिन शीथ है, राइट। ऐसे आपका माइलिन शीथ होता है। ठीक है ना, ये आपका माइलिन शीथ है। तो मैंने ये कहा कि जो एक माइलिन शीथ का जो डायमीटर कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। यदि मैं दो माइलिन शीट के बीच में यदि स्पेस की बात करूँ तो कितना होता है, दो माइलिन शीट के बीच का जो स्पेस होता है आपका 1 to 2 माइक्रोमीटर्स का होता है, यानी कि 1 से 2 माइक्रोमीटर का स्पेस आपका दो माइलिन शीट के बीच में होता है। ठीक है ना। और इस स्पेस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो सोडियम का चैनल। भाई याद कीजिएगा, मैंने कहा था क्या प्रेजेंट होता है भाई बीच में, तो सोडियम का चैनल, सोडियम का चैनल प्रेजेंट होता है ना, सोडियम का चैनल प्रेजेंट। हाँ चलिए, और इसी के बीच में क्या होता है आपका नोड ऑफ रेनवियर भी होता है। नोड ऑफ रेनवियर और नोड ऑफ रेनवियर के जो बीच में गैप होता है वहां पे आपका सोडियम पोटासियम का चैनल ऑटोमेटिक प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो मैं ये क्या लिखूंगा कि द माइलिन शीथ प्रिवेंट ऑफ द माइलिन द माइलिन शीथ द माइलिन शीथ prevent the leakage of impulse from इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो आपको पता होगा कि आप लोग को दिमाग में यहाँ से क्वेश्चंस आता होगा भाई कि सोडियम और पोटासियम का चैनल क्या कर रहा है दो माइलिन शीथ के बीच में। तो सोडियम और पोटासियम का चैनल जो होता है वो दो माइलिन शीथ के बीच में कर रहा है। जो भी आपका इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, जो भी इम्पल्स आपका जनरेट हो रहा है उसको वो लीकेज होने से रोकता है, इसको बाहर निकालने से इसको क्या कहता है, वो आपको प्रिवेंट करता है। यहाँ में आपका साफ साफ लिखा है कि द माइलिन शीथ प्रिवेंट द लिंकेज इम्पल्स फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। यानी कि जो आपका माइलिन शीथ होता है, ठीक है ना, जो आपका माइलिन शीथ होता है वो आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो भी आपका इम्पल्स जनरेट होता है, जो भी इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है उसको लीकेज होने से रोकने का काम कौन कर रहा है भाई, तो माइलिन शीथ कर रहा है। तो आपको दिमाग में एक ही बात बैठाना है कि जो आपका जो भी इम्पल्स का जो लीकेज होने से कौन रोक रहा है, तो माइलिन शीथ रोक रहा है। कौन रोक रहा है भाई, तो माइलिन शीथ रोक रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द माइलिन शीथ एट अ इंसुलेटर। माइलिन शीथ एट अ insulator
of axon. It does not allow the it does not allow the it does not allow the current of follow current to follow outside the axon outside the axon आउटसाइड दी एक्सॉन। इस पॉइंट में कह रहा है कि जो माइलिन शीट जो आपका होता है वो एक इंसुलेटर है किसका, एक्सॉन का। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो माइलिन शीट किसका काम कर रहा है, तो वो इम्पल्स को रोकने का काम कर रहा है, लीकेज होने का काम कर रहा है, रोकने का नहीं, वो इम्पल्स को लीकेज होने का काम कर रहा है, यानी लीकेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने का काम कर रहा है। इट डज नॉट अलाउ द करेंट फॉलो आउटसाइड द एक्सॉन्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपका एक्सॉन में आपका इम्पल्स जनरेट हो रहा है उसको बाहर रोकने से इसका जो करंट जो होता है उसका करंट बाहर ना निकल जाए, उसका करंट बाहर ना लीकेज हो जाए। जैसे आप लोग पानी में पॉलिथीन में पानी भरते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, तो जहाँ पे आपको पॉलिथीन जो फटा होगा तो वहां से पानी बाहर निकलता है ना। तो उसी प्रकार ये क्या काम कर रहा है आपका माइलिन शीट, आपका एक्सॉन के पास में आपका चिपका होता है, जो कि आपका एक्सॉन से ऐसा कोई भी इम्पल्स होता है जो कि एक्सॉन से बाहर लीकेज ना हो, ठीक है ना। यदि आपके एक्सॉन से बाहर आपका इम्पल्स लीकेज होने लगेगा तो आपके ब्रेन तक जो भी आपका इम्पल्स जनरेट हो रहा है तो आपको काफी लेट में पहुंच सकता है, जिससे आपके बॉडी में बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। ये इसमें कह रहा है इस पॉइंट में, राइट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आपको नेक्स्ट जो फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेन में पढ़ोगे आगे, नोड ऑफ रेन में पढ़ लोगे आज, बताओ। आज हम लोग नोड ऑफ रेनवियर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो कल पढ़ेंगे जो कि एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म। तो आप लोग नोड ऑफ रेनवियर आज के कंप्लीट कर लीजिए इस टॉपिक को, फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर मैंने यहाँ पे पढ़ाया है कि जो नोड ऑफ रेनवियर कहाँ प्रेजेंट होता है, बताओ बच्चों। तो नोड ऑफ रेनवियर जो आपका प्रेजेंट होता है, बताओ कहाँ पे, बताओ कहाँ पे प्रेजेंट नोड ऑफ रेनवियर, देखो यहाँ पे है, मैंने कहीं पे लिखा हूँ इसमें क्या, नहीं देखिए, ये जो आपका जो माइलिन शीट है ना, तो दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है ना, स्पेस, उसी स्पेस के बीच में आपका नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है, और नोड ऑफ रेनवियर के बीच में जो भी स्पेस होता है उसके बीच में आपका सोडियम और पोटासियम का चैनल प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर, तो आप लोग लिख सके फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर, फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। इस टॉपिक को आज पढ़ के इस बार मैं कल के क्लास में पढ़ाऊंगा, जो कि आपका है एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म, आपको पढ़ के आना है, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। देखिए, नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन क्या होता है कि इट मेड ऑफ रेनवियर्स आर गैप माइलिन शीथ वेयर वोल्टेज गेट्स ऑफ चैनल और प्रेजेंट फॉर द सोडियम एंड पोटासियम। यानी कि कह रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नोड ऑफ रेनवियर के बीच में क्या होता है, गैप होता है, उस गैप के बीच में आपका सोडियम और पोटासियम का क्या होता है, इसमें चैनल प्रेजेंट होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखना है कि द मेड ऑफ द नोड ऑफ रेनवियर आर गैप ऑफ माइलिन शीथ where voltage get in channels or present for sodium and potassium, सोडियम एंड पोटासियम। यानी कि कह रहा है कि जो वही कह रहा है कि जो आपका नोड ऑफ रेनवियर होता है, जो आपका माइलिन शीथ के गैप के बीच में प्रेजेंट होता है,
और जो आपका नोड ऑफ रेनवियर के बीच में जो भी गैप होता है वहां पे आपका सोडियम और पोटासियम का चैनल प्रेजेंट होता है, जो कि एक काम क्या करता है, तो आपका वो इंपल्स जनरेट करने का काम कर रहा है आपका कौन सा, तो सोडियम और पोटासियम का चैनल्स। इसके नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखिए कि सो दिस देयर so this the region when there is electrolytes imbalance, the neuron सिस्टम या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमसल सिस्टम is primarily get affected, ठीक है ना। तो ये था मेरा आपका नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं ना, जितना भी पढ़े हैं, तो बताइए कि आप सभी को क्लियर है, जितना भी आप लोग पढ़े हैं तो बताइए कि सबको क्लियर है ना, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़े हैं, जो कि जितना भी मैलिन सीट के फंक्शन, नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन पढ़े हैं, जो कि एक जॉन के बारे में पढ़े हैं, कुछ जो कि मैलिन सीट का जो कितना डायमीटर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट मैं आप लोग को आज बताया हूँ जो क्लास में, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं आप लोग को जितना भी गरीब स्टूडेंट उसके पास ये आपका बैच की इन्फॉर्मेशन नहीं जा पहुंचा, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी जितना भी गरीब स्टूडेंट है उसके पास जो होता है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इसको मेरे बैच को जरूर शेयर करिए, मेरे क्लास को, जो भी आपका जो मेरा क्लास है उसका जो लिंक उसको जरूर बताइए, ताकि इसको वह फ्री में तैयारी कर सके। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बेस्ट से बेस्ट मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना। मैं भी एक नर्स बना हूँ इसी एग्जाम को क्रैक करके, और ये एग्जाम क्रैक करने का मुझे एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस करने के बाद तभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ भाई, तभी तो मैं आप लोगों को श्योर कहता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग कंप्लीट, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना किसी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करते हैं, कंप्लीट आप लोग को मैं टेस्ट सीरीज भी दूंगा, कंप्लीट आपका सिलेबस भी कराऊंगा, बायोलॉजी में आपका नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्लस में बायोलॉजी का कंप्लीट कराऊंगा। एक भी किसी क्वेश्चन में आपको मैं इतना रेडी कर दूंगा, इतना अच्छे खासा, आप लोग को बायोलॉजी में या नर्सिंग इंस्टीट्यूट में दिक्कत एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। यदि आपका बायोलॉजी और नर्सिंग इंस्टीट्यूट यदि क्लास कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस सबसे निफिक्र रहिए, आप लोगों को सिर्फ रोज आना है, पढ़ना है, और मैं आप लोगों को क्लास में ही लर्न कराता हूँ, क्योंकि मैं इतना बार रिपीट करता हूँ एक ही टॉपिक को तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और आप लोगों को एक ब्यूटीफुल नोट्स बनाना है और इस नोट्स को डेली एक बार देखना है, ठीक है ना। देखने से क्या होगा, डेली कोई चीज को एक बार विजुअलाइज करोगे तो अपने माइंड में बैठ जाएगा, और माइंड में बैठने से ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है, रटना नहीं है किसी चीज को, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास में जो आप लोग पढ़े हैं उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे खासे पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट में आप लोग एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म के क्लास लूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका पार्ट 3 होगा नर्वस सिस्टम के। और जो मैं पहले बता दूंगा कि जो भी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोग को एक शॉर्ट क्लास लूंगा जो कि नर्वस सिस्टम का, और इस शॉर्ट क्लास में मैं आप लोग का एक्यूरेट पॉइंट बताऊंगा, एक्यूरेट पॉइंट दूंगा, जिसमें से आप लोग का नर्वस सिस्टम का क्वेश्चंस यदि आएगा भी को एग्जाम में तो वहीं से क्वेश्चन आएगा जो कि मेरा आपका एक्यूरेट पॉइंट हो, उसी में से आएगा, ठीक है ना। आप लोग को टेंशन नहीं लेना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे में पढ़ाऊंगा। चलिए, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए।